दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड एफएम को एफएम रेडियो की नीलामी में हिस्सा लेने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन अपने फैसले में ये साफ कर दिया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के मामले में कोई दखल नहीं देगा। सन टीवी ग्रुप ने हाईकोर्ट से सिक्योरिटी क्लियरेंस क्लॉज खारिज करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन कोर्ट के फैसले ने देश के सामने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या मीडिया जैसे अहम संस्थान के लिए ऐसे लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया जा सकता है जिन पर गंभीर आरोप हों, जिनके खिलाफ सीबीआई जैसी एजेंसी जांच कर रही हो। जरा मीडिया कंपनियों से जुड़े कुछ चेहरों पर गौर फरमाइए। नाम मतंग सिंह, फोकस टीवी के पूर्व प्रमोटर। मतंग सिंह शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। आरोप है कि मतंग सिंह ने अपनी मीडिया कंपनी में एक बड़े ग्रुप की बैकडोर एंट्री करवाई। The company law board has ordered an inquiry into the money trail of 150 crores money fund that has been pumped into Positive Television Private Limited, in which I have been a founder, promoter and director. But I was illegally ousted from these companies and therefore I had challenged my ouster before the company law board. लेकिन सवाल सिर्फ मतंग सिंह का नहीं है। लिस्ट में अगला नाम है निर्मल सिंह भंगू का, जो P7 न्यूज चैनल के मालिक हैं। हालांकि ये चैनल अब बंद हो चुका है, लेकिन इनके खिलाफ भी पोंजी स्कीम चलाने के मामले में सीबीआई जांच चल रही है। कुछ ऐसी ही कहानी शारदा घोटाले में भी सामने आ चुकी है, जिसमें टीएमसी के सांसद रहे कुणाल घोष आरोपी हैं। कुणाल घोष शारदा ग्रुप की मीडिया कंपनी के सीईओ भी थे। शारदा ग्रुप के मालिक सुदीप्तो सेन ने मीडिया का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसे तमाम दागी लोग मीडिया का साम्राज्य क्यों खड़ा करना चाहते हैं, खास तौर पर तब जबकि मीडिया को भारत में बेहद गंभीरता से लिया जाता है। यहाँ तक कि लोगों की राय भी मीडिया में दिखाई जा रही खबरों से प्रभावित होती है। मुद्दा ये भी है कि ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिनका मुख्य कारोबार यानी कोर बिजनेस तो कुछ और है, लेकिन वे मीडिया कंपनी भी चला रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग अपने काले धन और अपने काले धंधे को छुपाने के लिए मीडिया कंपनी खोल रहे हैं। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगुन के पास जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुन और आज की डिबेट बहुत अहम है। ये डिबेट नहीं है, डिस्कशन है और सोचने की जरूरत है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और इस मुद्दे को हम क्यों उठा रहे हैं ये भी आपको समझाएंगे, क्योंकि इस मुद्दे का सरोकार आपसे और हमसे जरूर है। मुद्दा मीडिया की ओनरशिप का है। सवाल ये भी है क्या कुछ कारोबारी मीडिया का इस्तेमाल कर अपने दूसरे हितों के लिए काम कर रहे हैं। हम खुद एक मीडिया हाउस होने के बावजूद इस मुद्दे को उठा रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल आपके भरोसे का है, हमारी क्रेडिबिलिटी का है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी का है। लोग मीडिया पर भरोसा भी करते हैं और मीडिया से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। मुद्दा बोल्ड है, इसलिए सवाल भी कई हैं। आखिर किसके हाथों में है देश का मीडिया? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बिग स्टोरी और बिग डिबेट। कौन चला रहा है मीडिया? आखिरकार जो माइक आप देखते हैं इसके पीछे है कौन? क्योंकि मीडिया इज फॉर द पीपल, लेकिन ये किसका है? कौन इसके पीछे है? हमने कुछ आपको एग्जांपल्स बताए। जो एग्जांपल्स आपके सामने हैं उन पे कई गंभीर आरोप है। सिर्फ आरोप नहीं है, जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है। कई केसेस में एफआईआर तक हो चुकी है, कई केसेस में अरेस्ट तक हो चुके हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रॉड कर चुके हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं लेकिन मीडिया का कारोबार भी करते हैं, कुछ लोग पॉन्जी स्कीम का कारोबार करते हैं और मीडिया का कारोबार भी करते हैं। एक्चुअली स्टोरी क्या है? कितने लाइसेंसेस पिछले 10 साल में दिए गए हैं या फिर पिछले 15 साल में दिए गए हैं? हम सवाल पूछेंगे। कितने चैनल बंद हुए? इलेक्शन से ठीक पहले कितने चैनल खुले और कितने बंद हो गए? यह भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजाद भारत में मीडिया क्यों आया था? अखबार क्यों बने थे? याद करिए वो दौर जब बाल गंगाधर तिलक अखबारों को चलाते थे, या फिर कहें तो कई
फ्रीडम फाइटर्स अखबारों को चलाते थे। वो अखबार इसलिए चलाते थे कि देश इन्फ्लुएंस हो, मीडिया का मैसेज क्योंकि स्ट्रांग होता था। लेकिन आज इस दौर में एक फ्रीडम फाइटर से एक करप्ट बिजनेसमैन तक मीडिया चला रहे हैं, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल वाकई खड़ा हो जाता है? आज एक मीडिया चैनल होते हुए आज हम इस पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है और हमारे इस देश के लिए जरूरी है। याद करिए 26/11 हमारे देश में होता है। कुछ चैनल्स उसकी लाइव पिक्चर दिखा देते हैं, लेकिन क्या यह जरूरी था? हाल ही में गुरदासपुर में इंसिडेंट हुआ है। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की भी है। लेकिन पॉलिटिशियंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो किसी भी मीडिया हाउस को लाइसेंस दे, किसी को चैनल चलाने के लिए लाइसेंस दे, तो जरूर सवाल पूछे कि आप चैनल क्यों खोल रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी देखे, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस देख के देनी चाहिए। अगर बिना देखे दी जाएगी तो आज जो हमने एग्जाम्पल बताए, इन एग्जाम्पल की लिस्ट इतनी लंबी होगी कि सरकार के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। आज हम इस गंभीर मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं और इसलिए बहुत विस्तृत जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। इसलिए आज हमने शो को जब ओपन करा तो ये मैसेज आपको देने की कोशिश की कि एक खुद मीडिया हाउस होने के नाते, देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस होने के नाते जिम्मेदारी से आज हमने इतना बोल्ड कदम उठाया है कि आज इस पे हम सवाल उठा रहे हैं और सवाल पूछ भी रहे हैं सरकार से। मेरे साथ एक बड़ा ही ग्रैंड पैनल है इस पे डिबेट करने के लिए। आलोक मेहता है, जिनका दशकों का अनुभव है पत्रकारिता में, वेटरन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया आलोक मेहता। मेरे साथ अजय उपाध्याय है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया का अनुभव है। वो अपनी राय इस मुद्दे के ऊपर रखेंगे। मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव। मेरे साथ पुष्पेश पंत इस डिबेट में लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं, जो कि लर्नड प्रोफेसर है, मीडिया के जानकार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का अनुभव है और इस देश में माने हुए पत्रकार माने जाते हैं, या फिर कहें तो माने हुए बुद्धिजीवी माने जाते हैं। एक बहुत ही क्रेडिबल पैनल के साथ हम आपके सामने आए हैं। संतोष भारती हैं, एडिटर चौथी दुनिया के, कई स्कैम्स को उजागर कर चुके हैं, चौथी दुनिया अखबार के मुख्य संपादक हैं। मेरे साथ कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगी प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि खुद ब्लॉग राइटर हैं, खुद काफी आर्टिकल्स लिखती हैं, सोशल मीडिया पे सुपर एक्टिव हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। एक बड़ा ग्रैंड पैनल है, मुकम्मल पैनल है। प्रियंका, आई विल स्टार्ट डिबेट फ्रॉम यू। फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू एंड मैं आपसे बिल्कुल एक अहम सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि वाकई मीडिया कंपनीज को लाइसेंस देने से पहले सरकारों को जरूर सोच लेना चाहिए कि आखिरकार वो काम, क्योंकि मीडिया की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बेशक हम आप लोगों पे सवाल खड़े करते रहते हैं, हम पॉलिटिशियंस पे सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चैनल किस लिए चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है। क्या आपको लगता है इट इज मस्ट एंड इट इज फॉर मोस्ट? व्हाट इज योर टेक? ओपनिंग रिमार्क्स प्रियंका। नहीं, हाँ, देखिए, मैं आपके शो में आने से पहले मैं सारी गाइडलाइंस पढ़ रही थी कि अगर एक कंपनी ब्रॉडकास्ट राइट्स मांगती है तो उसको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है। और अगर वो गाइडलाइंस ही देखेंगे, वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, जहाँ पे शेयर होल्डिंग हुआ, शेयर पैटर्न हुआ, क्या उनका मकसद है ये चैनल शुरू करने में, क्या ब्रॉडकास्ट करेंगे, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये सब ध्यान में रखते हुए ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाकर फिर इनको ये लाइसेंसेस मिलते हैं। उसके बाद एक बार लाइसेंस मिलने के बाद आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि बहुत हद तक वो जो चैनल के प्रमोटर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनकी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि जो गाइडलाइंस को आप पास कर आपने एक चैनल शुरू किया है, जिस उद्देश्य से चैनल शुरू किया है, आप वो उद्देश्य बनाए रखें। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हैं वो चैनल चलाने में या किसी तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, आप
आप इन चीजों में फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइजेस ना कर अपने चैनल्स को बढ़ाने के लिए आप फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट। तो ये एक थोड़ा ग्रे एरिया है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे नियम कानून फॉलो करते हुए आपको एक लाइसेंस दिया है। उस लाइसेंस को आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं, उसका फिर फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेती है कि अगर वो लाइसेंस कैंसिल करना हो। तो ये एक ग्रे जोन है। इसमें एक सवाल प्रियंका, जो बड़ा सवाल है लाइसेंस जिनको मिल जाते हैं, आप देखिए शारदा चिटफंड का मामला हुआ, हमने एक पॉन्जी स्कीम का मामला बताया जो पर्ल ग्रुप की थी। क्या आपको लगता नहीं है सुदीप्तो सेन का जो मामला है उनके भी चैनल से, क्या उस केस के अंदर सरकार की जो ड्यू डिलिजेंस है उस पर सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इन लोगों को परमिशन क्यों मिल गई? चलिए ये ब्रॉडर टॉपिक है, मैं इस पर वापस आऊंगा आपके पास। मैं आलोक मेहता आपका व्यू लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता नहीं है जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार कुछ ऐसे लोग जिन पर खुद आपराधिक साजिश रचने का आरोप लग रहा है, जो सीबीआई के शिकंजे में है, वो लोग चैनल चला रहे हैं? दैट इज द पॉइंट। जी ये बहुत गंभीर मामला है और इसीलिए अभी जो कुछ लाइसेंस कैंसिल इनको दूसरी तरफ ले गई, तो अभी जैसे 3-4 चैनल को अभी कोर्ट ने भी माना और सरकार ने भी उन पर उनको लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि सुरक्षा के लिए खतरा ही नहीं है। समाज में आप नफरत यदि पैदा कर दें, आप अपराधियों की पृष्ठभूमि वाले जिनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसके धंधे कुछ और हैं। आपने जो शुरुआत में तिलक का नाम लिया, लेकिन राजा राम मोहन राय जिन्होंने समाज सुधार के लिए, हमारे यहाँ मीडिया यदि जब शुरू हुआ था, चलिए तब आज़ादी के, आप मान सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलनकारी नहीं, बिजनेस भी है, बिजनेस है, लेकिन कौन लोग बिजनेस करें, उनके लिए कोई आचार संहिता होगी कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट। आप देखिए मीडिया काउंसिल बनाने की बात भी हुई थी लेकिन अभी तक नहीं बन पाई। तो वो तो आचार संहिता बाद में लागू होती, पहले लाइसेंस ऐसे लोगों को दे दिया जाए जिनके कुछ और धंधे हों। क्या आपको स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए लाइसेंस के? हालांकि इस पे पॉलिटिशियंस का ओपिनियन डिवाइडेड हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। आप देखिए किन किन लोगों को लाइसेंस मिले हैं, मैं सिलसिलेवार तरीके से अगर नाम लूं, अब देखिए लगातार पॉन्जी स्कीम के आरोपी है निर्मल सिंह भंगू, वो एक अपना चैनल चला रहे थे। उसके बाद शारदा घोटाले में आरोपी टीएमसी के सांसद कुणाल घोष, वो एक मीडिया कंपनी के सीईओ थे। उसका मालिक सुदीप्तो सोन के ऊपर इतने बड़े घोटाले का आरोप लगाए। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने सन टीवी का एक मामला आते हुए देखा है, सन ग्रुप का एक मामला आते हुए देखा है, जिसमें वो क्योंकि 2G से जुड़े हुए थे। तो क्या आपको लगता नहीं? और आप देखिए इसमें कोर्ट का जो डिसीजन आया है, ये इस पे जरूर जो 26 तारीख को इस संडे को कोर्ट का डिसीजन आया, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने बहुत ही टफ स्टैंड लिया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं होता है। और उसके नियम मुझे लगता है कड़े इसलिए होना चाहिए। ये बात ठीक है अमीर जी, कल आप कोई चैनल चलाना चाहें एक अच्छे पत्रकार के नाते आप चलाएं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंस हो, पैसा कहां से आया कहां जा रहा है। लेकिन जिनके कुछ और काले धंधे छुपाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए, फेरा से बचने के लिए, ऐसे धंधों के लिए आपने एक नाम छोड़ दिया मतंग सिंह, जो वो खुद भी बीच में तो उनको भी जेल हुई थी, श्रद्धा वाला मामला जो आप जिक्र कर रहे हैं। तो जिस तरह के ऐसे लोग यदि उस धंधे में आ जाएं, वो लाइसेंस लेकर के बैठ जाएं और फिर उसके बाद उस चैनल को कवर बनाकर, जैसे कहते हैं ना आप, धंधा कुछ और है, चैनल तो खाली कवर के लिए कि ताकि उनके काले धंधों को कोई छापा न डाले, कोई उन पर कार्रवाई न कर जाए, पुलिस उन पर एक्शन न करे। वो कल आप देखिए ना, इतना गंभीर मामला है, जिनके पास कई हजार करोड़ रुपया पब्लिक का खा करके जो लोग बैठे हैं, वो लोग यदि धंधा करने लगे, आपने दूसरे जिस चैनल का नाम लिया जिन पर आरोप भी लगे, वो चैनल बंद हो गए चाहे, लेकिन क्या ऐसे लोग लाइसेंस लेके कल फिर कोई दूसरे नाम से शुरू कर रहे हैं? और ये लोगों के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ तो खाली पैसे से नहीं जुड़ना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि देखना चाहिए, सिक्योरिटी के हित देखना चाहिए, और मीडिया की जो आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कैसे पालन होती है कि नहीं होती है, ये देखे जाए बिना भारत में इस तरह की उच्छृंखलता, समाज में सांप्रदायिक, आतंकवादी और दूसरे धंधे वाले, काले धंधे वाले लोग, जैसे आप कहते हैं ना, कल दाऊद इब्राहिम चैनल शुरू कर दे किसी और के नाम पर, तो ये तो उस तरह का धंधा होगा ना, जिसको रोकने की जरूरत है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, कल को दाऊद इब्राहिम भी चैनल शुरू कर दे, हम क्या करेंगे? उनके पास भी पैसे हैं, चैनल तो वो भी शुरू कर सकते हैं। उस केस के अंदर कैसे होगा? क्योंकि आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से, और मतंग सिंह की जिनकी बात आलोक मेहता ने करी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मतंग सिंह शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं, सीबीआई उनकी जांच कर रही है, और अभी उनकी वाइफ की हमने आपको बाइट भी सुनाई जो कह रही थी कि मतंग, उन पर आरोप है कि बैकडोर से उन्होंने मीडिया कंपनी एक बड़े ग्रुप की एंट्री करवाने का उन पर आरोप है कि वहां से उन्होंने पैसे लिए हैं। चलिए उस डिबेट पे नहीं हम पढ़ते, लेकिन अजय उपाध्याय, योर कमेंट ऑन दिस। फिलहाल देश में 403 प्राइवेट न्यूज
चैनल्स का प्रसारण होता है। यूपीए 1 के कार्यकाल के अंदर 127 न्यूज चैनलों को लाइसेंस दिए गए। यूपीए 2 के शासन के अंदर 186, ये रिसर्च हमारी कहती है, न्यूज चैनल्स को लाइसेंस दिए गए। मोदी गवर्नमेंट अभी तक 8 चैनल्स को लाइसेंस दे चुकी है। पिछले 3 सालों में 27 न्यूज चैनल बंद हुए हैं। 2014 के, इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2014 के आम चुनावों से पहले 30 से ज्यादा चैनल जो थे वो शुरू हुए थे। ओवर टू यू। देखिए, अभी आप ये जो नंबर गिना रहे हैं, ये नंबर ही सुनते ही भयावह स्थिति पैदा होती है कि अगर इतने अधिक चैनल हैं तो क्या हमारे पास, अगर हम, मीडिया का 2 पहलू है। मीडिया का एक पहलू है उसका कंटेंट और उसका दूसरा पहलू है उसका बिजनेस। यदि वो वायबल नहीं होंगे तो क्या करेंगे? वायबल नहीं होंगे तो ब्लैकमेलिंग करेंगे। तो 2 तरह के लोग चैनल चलाते हैं, एक वो जो वायबल हैं और फिर भी अपनी दिक्कतों में, जिसको कहते हैं कि अगर समय आया तो नीयत ही खोटी है, उस खोटी नीयत के साथ जब वो चैनल चलाना शुरू करते हैं तो वो मीडिया का दुरुपयोग करते हैं। वही, क्योंकि आप देखिए उनका बिजनेस कुछ और है। कोई पॉन्जी स्कीम चला रहा है कि कोई सीबीआई की रडार पर है, और इसमें 2 केसेस तो ऐसे जो पॉन्जी स्कीम चला रहे थे। एक चिटफंड का मामला था, एक पॉन्जी स्कीम चल रही थी। 2 केसेस तो पूरे एग्जैक्टली ऐसे हैं। ऐसे तमाम केसेस हैं, ऐसे तमाम केसेस हैं। मैं ये कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई आदमी कोई बिजनेस कर रहा है वो मीडिया में आना चाहता है, लेकिन मीडिया में आने की जो शर्तें हैं, उन शर्तों में जो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि आज हम लोग ये कह रहे हैं कि कौन चला रहा है मीडिया, तो अगर मीडिया विश्वसनीयता नहीं पैदा करेगी, नहीं कर सकेगी, तो कतई वो धरातल पर खड़ी नहीं रह सकती जी। उसकी नींव कमजोर होगी, और उस कमजोर नींव के चलते जनता के बीच में अविश्वास पैदा करना, जो अभी आलोक जी जिस बात को कह रहे थे कि तरह तरह की भ्रांतियां पैदा होंगी। अगर अपराधी प्रवृत्ति है तो कहीं ना कहीं उसका वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं। और आलोक मेहता ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि कभी दाऊद इब्राहिम चाहेगा तो वो भी क्या चैनल चला लेगा हमारे देश में, वो अपने नाम पे किसी कवर को रख देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वैलिड पॉइंट, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। पुष्पेश पंत साहब, आप बहुत वेटरन है, what you have to say on this topic? I know this topic is very bold and very grand, and for a media house to take this topic, बहुत ही गट्स होते हैं जब इस ऐसे अब टॉपिक्स को हम उठाते हैं, लेकिन आज हम एक जिम्मेदारी से इस टॉपिक को उठा रहे हैं। प्लीज कमेंट सर। नहीं, आपने निश्चय ही एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, मगर एक बात मुझे लगता है अब तक की बहस में अछूती रह रही है कि पॉन्जी स्कीम चलाने वालों के और ब्लैकमेल करने वालों के अलावा जो उदाहरण आपने अपनी सूची में आज गिनाए हैं, उनमें जैसे यदि दयानिधि मारन साहब को लें और सन टीवी का उदाहरण लें, तो वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। वो एक राजनीतिक हस्ती हैं और उनकी एक प्रतिद्वंदिता तमिलनाडु की राजनीति में दूसरा चैनल चलाने वाली जयललिता अम्मा, जिनका जया चैनल है, उनके साथ चलती है। यदि आप देखें तो मतंग सिंह पहले सांसद भी रह चुके हैं और कांग्रेसी मंत्री भी रह चुके हैं। अब उनके पारिवारिक कलह के बाद उनके मीडिया अंपायर का क्या हुआ, वो भांडाफोड़ आज हो रहा है, मगर मुझे लगता है ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखने की हैं। आपने शुरुआत की थी आजादी की लड़ाई से, आदर्शवाद से, और अजय जी ने भी और आलोक जी ने भी बहुत सटीक टिप्पणियां की हैं, मगर मुझे लगता है आज न तो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, न उस तरह का आदर्शवाद है। अब आलोक जी ने बहुत सही बात कही थी कि यदि मीडिया का व्यापार भी है तो किसी भी व्यापार कारोबार की कोई आचार संहिता होती है, उसमें बेईमानी नहीं हो सकती है, उसके सुरक्षा के आयाम पर ध्यान रखा जाना चाहिए। मगर मुझे चिंता का विषय ये लगता है कि जो राजनीतिक प्रभाव उन मीडिया घरानों का है जो पॉन्जी स्कीम नहीं चलाते, जिनका मुख्य कारोबार मीडिया का है, तो यदि आप उसका उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय भी लें तो रूपर्ट मर्डॉक के जो कारनामे हैं बिग स्काई के और ब्रिटेन में, और जिस तरह से उनको कभी माफी मांगनी पड़ी है, कभी उनके पत्रकारों के हथकंडे पकड़ में आए हैं, जिस तरह का राजनीतिक प्रभाव उनका मार्गरेट थैचर के जमाने से रहा है, उसके बारे में भी जनतंत्र में नागरिक को चिंता तो होने की जरूरत है। जब राडिया गेट का खुलासा हुआ था तो बहुत बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो गए थे। मुझे लगता है जो संपन्न, समृद्ध, निष्पक्ष समझे जाने वाले राष्ट्रीय मीडिया संस्थान हैं, उनमें भी जब संपादकों की फेरा बदली होती है, संवाददाताओं की फेरा बदली होती है, तो कहीं न कहीं मालिकों के हस्तक्षेप के कारण विश्वसनीयता मीडिया चैनल की घटती है। अतिशय महत्वाकांक्षी खोजी पत्रकारों के कारण, आपने एक आध का उल्लेख बिना नाम लिए किया, 26/11 के संदर्भ में कारगिल के बारे में कुछ खोजी पत्रकारों का उल्लेख हुआ था। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मशहूर हस्ती बनने की उत्कट अभिलाषा, देखिए अगर कोई ये एक अलग डिबेट का टॉपिक है, उसको कारोबार का हिस्सा मानना एक अलग डिबेट का टॉपिक है कि कोई जर्नलिस्ट एक बड़ी स्टोरी करना चाहता है, वो उसके लिए अलाउड है, वो बड़ी स्टोरी करना चाहता है अपना नाम कमाने के लिए, अपने चैनल का नाम कमाने के लिए, वो एक अलग स्टोरी है, एक अलग पॉइंट है। लेकिन इस समय जो पॉइंट है, वो लोग
जिनके ऊपर ऑलरेडी कई तरह के आरोप हैं, या फिर वो दूसरे मतलब इस तरह के कारोबार में है जो कि अपने आप में फिशी है, जिसमें अपने आप में गोरख धंधा दिखाई दे रहा है, यानी जो ब्लैक मनी की हेल्प ले रहे हैं, जो अपने मेन बिजनेस को बचाने के लिए मीडिया की हेल्प ले रहे हैं, वो उनसे कैसे बचेंगे? तो लाइसेंस प्रक्रिया स्ट्रांग होनी चाहिए, जो हमने एग्जांपल बताया। मैं आपसे नहीं बिल्कुल नहीं क्षमा कीजिएगा, मगर प्रेस का जो रेगुलेशन है वो औपनिवेशिक काल से हो रहा है। जनतांत्रिक गणतंत्र में भारत में एक संतुलन बनाना होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक की, और उसी का एक हिस्सा मीडिया को मिलता है। उस पर कितना नियंत्रण सरकार का होगा और उस सरकारी नियंत्रण का दुरुपयोग सरकारी दल के बदलने के साथ केंद्र में या राज्य में किस हद तक होगा, वो देखने की चीज है। जब तक यूपीए 1 का राज था तब क्या दयानिधि मारन इतने संकटग्रस्त हुए थे? भांडा खोलने के बाद संकटग्रस्त हुए थे, मगर वो गैर कानूनी 2G पे तो आरोप उन पे तभी आ गया था और तभी यूपीए की सरकार ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया था। देखिए, दयानिधि मारन पे तो तभी आरोप आ गया था, तभी इस्तीफा भी ले लिया गया था। अभी दयानिधि मारन और कलानिधि मारन के केस के अंदर तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो ऑनरेबल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिक्योरिटी को लेकर क्या बोल रहा है ऑनरेबल कोर्ट ने, वो हमारे सामने है, जिसका जिक्र भी हमने अपनी रिपोर्ट में करा। संतोष भारती, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स गिनाए, लगातार ऐसे लोग मीडिया चैनल चला रहे हैं जो कि चलाना चाहते हैं कुछ चलने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और मीडिया फॉर द पीपल होता है और हम कहते हैं बाय द पीपल भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी और आपकी यानी हमारे व्यूअर्स की थिंकिंग को बहुत इंपैक्ट करता है, तो उसको करप्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए लाइसेंस नियम और कड़े होने चाहिए, ये जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है। क्या आपको लगता है? अमीश, लाइसेंस के नियम जितने कठोर होंगे उतना ही पत्रकारिता से चैनल दूर चलते चले जाएंगे। इस समय नियम है कि 20 करोड़ की वर्थ चाहिए अगर आपको किसी चैनल के लिए अप्लाई करना है। 20 करोड़ की वर्थ ना अमीश देवगुन की है, ना अजय उपाध्याय की है, ना सुपेश जी की है और ना आलोक जी की है। ये सब मिल जाए नहीं, पर इसके अंदर तो 20 करोड़ जिस कंपनी की वर्थ होगी वही लाइसेंस मिल जाएगा। इसमें पैसे की बात नहीं है, इसके अंदर नियम ऐसे कड़े होने चाहिए। देखिए, जो दाऊद इब्राहिम की बात करी, देखिए अमाउंट एक ऐसा रीजनेबल होना चाहिए जो अमाउंट फंसे तो आदमी को डर लगे। आप देखिए, आप जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, वो मैसेज बहुत स्ट्रांग है। नहीं, आलोक जी ने जिस बात की ओर इशारा किया, आलोक ने ये नहीं कहा दाऊद इब्राहिम उनका कोई मास्क खड़ा कर देगा। जितने बिल्डर्स हैं, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने अपने बचाव के लिए इस समय चैनल शुरू किए हुए हैं। नंबर 1, जितने बड़े घराने हैं अब वो सारे बिजनेस में मीडिया में पैसा डाल रहे हैं। मुकेश अंबानी हों, कुमार मंगलम बिरला हों, सब उसमें पैसे डाल रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जहां संपादक और मालिक का फर्क खत्म हो गया, वहां पर मीडिया की पूरी तरह से जर्नलिज्म से दूर चला जाएगा, चाहे वो टेलीविजन चैनल हो, चाहे वो अखबार हो। और अखबारों में ये ट्रेंड बहुत तेजी से चला है कि मालिकी संपादक हो गया है, संपादक खत्म, और अब ये टेलीविजन चैनल में भी शुरू हो गया है। वही पॉइंट है। जो लोग प्रोफेशनली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को रन नहीं कर रहे, बिल्कुल आपने बात सही करी, जो लोग प्रोफेशनली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर रहे, यानी अगर कोई पॉन्जी स्कीम चला रहा है, कोई शारदा घोटाले में है, कोई संपादक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का रोल निभाता है। जी, मैं सीधा रुख करता हूं जीवेल का। जीवेल, क्या आपको लगता है कि वाकई मीडिया की अगर क्रेडिबिलिटी बचा के रखनी है तो लाइसेंसेस को कम बांटना होगा? जितने ज्यादा बांटेंगे, किसी को भी बांटेंगे, तो मामला खराब हो जाएगा। क्विकली अमित जी, ये बहुत ही गंभीर चर्चा का विषय है। इस पे सबसे बेस्ट माइंड्स आपके पैनल पे हैं। इस पे मेरे विचार से एक राष्ट्रीय बहस होना चाहिए। तो पहले 400 चैनल, क्या इस देश में इतने सारे चैनल वायबल हो सकते हैं? जैसा आपने कहा, बाकी पैनलिस्ट ने कहा, क्या इसके मकसद क्या है इतने सारे चैनल्स के पीछे? ये वायबल नहीं है तो फिर भी कैसे चल रहे हैं, और किस प्रकार के दबाव में रहते हैं, किस प्रकार बड़े बड़े संस्था पेड न्यूज के चक्कर में, पेड न्यूज के विषय में बड़े बड़े संस्थाओं को गलत पाया गया। तो क्या मीडिया ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, टेलीविजन का आज विश्वसनीयता ओपिनियन मेकिंग में बहुत कम हो गया है। न्यूज में फिर भी
को, एक टेलीविजन को भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं। जहां तक टेलीविजन ओपिनियन मेकिंग के सवाल है, सोर्स है जिसकी पोटेंशियल ज्यादा है टेलीविजन का। जी जीवीएल हमने जो एग्जांपल बनाए उसमें, बट लेकिन जिस प्रकार नहीं अमीश जी, मैं यही कह रहा हूं, तो इसलिए न सिर्फ आगे जाकर के बहुत इस विषय को बहुत गंभीरता से इसको संभालना पड़ेगा, और जो पीछे हमने जो सैकड़ों जो चैनल खोले गए इस देश में अलग अलग मकसदों से, क्या उसकी किसी प्रकार की क्या स्ट्रीमलाइनिंग हो सकती है? ये एक चर्चा का विषय है। इसके लिए मेरे पास न कोई अंतिम सुझाव है, बट लेकिन इसकी स्ट्रीमलाइनिंग क्या, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 300-400 टेलीविजन चैनल खोले जाते हैं, न्यूज चैनल्स? इसमें कितने वाकई न्यूज चैनल्स है? तो इसको लेकर एक पॉलिटिकल डिस्कशन भी होना पड़ेगा, पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है, और सिमिलरली एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, ताकि हम एक मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन इसकी क्रेडिबिलिटी को हम बरकरार रख पाए। क्योंकि मुझे ये कहने में झिझक नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, काफी हद तक मीडिया का इस समय क्रेडिबिलिटी, काफी हद तक इस पर असर हुआ है। जैसा राजनीतिक दल पार्टियों का, राजनेताओं का कुछ हद तक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो ओवरऑल विश्वसनीयता में कमी आई है, उस प्रकार उससे ज्यादा मैं कहूंगा मीडिया में इस प्रकार की कमी आई है। तो इसको लेकर बहुत चिंता का विषय है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होना बहुत जरूरी है। इससे हमें न सिर्फ आगे देखना है, तो पीछे जो हमने जिस प्रकार की कई जगह एक तरह से एक गंदगी हमने इकट्ठा किया है, उसको कैसा क्लीन अप किया जाए, इसमें एक कंसेंसस की जरूरत है। जीवीएल मैं ब्रेक लेता हूं यहां पर, ब्रेक के बाद हम लौट के वापस आते हैं और आखिरी दौर में कंक्लूजन की थोड़ी बात करेंगे, और ये बात करेंगे क्या वाकई इस समय मौजूदा हालात के अंदर, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करी, हमने बात करी कि आजादी के समय पर चैनल खोले जाते थे सोशल मैसेज के लिए। चलिए, सोशल मैसेज तो होना चाहिए, बिजनेस वायबिलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन क्या क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए लाइसेंसेस को हमें ड्राइविंग लाइसेंस की तरह तो नहीं देना चाहिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया आपके और हमारे जीवन पर इंपैक्ट और इफेक्ट करता है। क्या नीड ऑफ द आवर है हम लाइसेंसेस को ट्रांसपेरेंट करें और हर किसी को ना दे दें, नहीं तो परिस्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ब्रॉडकास्टर होता है वो क्रेडिबल होना चाहिए, अदरवाइज मीडिया की क्रेडिबिलिटी विल फॉल अपार्ट, एंड दैट इज अ बिग स्टोरी, बिग डिबेट एंड अ बोल्ड पॉइंट। ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट, और आज का मुद्दा बेहद अहम, बेहद बड़ा, कौन चला रहा है मीडिया। आलोक मेहता है मेरे साथ इस डिबेट में, मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, अजय उपाध्याय हैं, पुष्पेश पंत हैं, संतोष भारती हैं, और विनोद शर्मा भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आलोक मेहता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आज का मुद्दा है कौन चला रहा है मीडिया। क्या आपको लगता है कि वाकई हम डॉक्टर के हाथ में भी कैंची होती है और कैंची किसी मर्डर के हाथ में भी हो जाती है? देयर इज डिफरेंट। किसके पास वो कैंची कसाई के हाथ में या वो किसके पास वो चाकू है? यही असली मुद्दा है। देखिए, वो जो संतोष जी या पुष्पेश जी कह रहे हो, ठीक है, एडिटर की फ्रीडम वाला एक अलग मुद्दा है जिस पर हम किसी और दिन बहस कर सकते हैं। अभी सवाल यह है कि जिनको लाइसेंस, हम तो केवल ये भी कह रहे हैं कि चाहे अखबार में, आपको याद होगा पुष्पेश जी को भी, चांदी का जूता, चम्मच, फलाना, इस नाम पे कोई अखबार निकालता था, वो भी धंधा गलत था, जिसके नाम पे जमीनें ले ली गई, कहीं कब्जा कर लिया, ब्लैकमेल किया गया। ऐसे ही मीडिया में जैसा हम कह रहे हैं कि किसी ऐसे आदमी को दीजिए जिससे कि जिसके हाथ में कोई गलत तरीके से ना हो, जो हम बार बार कह रहे हैं, कोई दंगा भड़काने वाला काम करे, कोई और स्मगलर्स के हाथ में मिल जाए। आप जानिए, आप तो उत्तराखंड में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, जिनके पास ऐसे कोई धंधों में हो, जिनके जो पारदर्शी नहीं हो, जिनके स्कीम चलाने वाले संदिग्ध गतिविधियां, बिल्कुल। और राजनीतिक, वो बात ठीक है कि राजनीति क्यों नहीं निकाल सकते, कुछ गलत चिटफंड चलाने वाले, गांधी ने अखबार निकाले या नेहरू निकाले, कल दीनदयाल उपाध्याय जी थे तो उनके नाम पर, या अटल जी किसी के अखबार के संपादक थे, वो कोई गलत बात नहीं है। सवाल यह है कि राजनीति में रहते हुए भी यदि कोई करता है राजनीतिक विचारधारा पर, यहां तो हम उस पर आपत्ति कर रहे हैं कि टेलीविजन के नाम पर कुछ ऐसे भ्रामक, जबकि पुष्पेश जी भी जानते हैं, हम लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं, जो ऐसे विज्ञापन के नाम पर अंधविश्वास पैदा करते हो,
जो कुछ और कोई धार्मिक उन्माद पैदा करते हो, बीच में इस पर रोक लगी। और इवन अभी की कल खबर आई भाई रशियन चैनल ने कोई अश्लील ऐसी गंदी बातें दिखाई जिस पर आरोप लगाया, उसने अपनी माफी मांगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जहां इतनी बड़ी स्वतंत्रता है, ये बात ठीक है, और मैं तो इस बात को सहमत हूं कि भारत में जिला स्तर पर भी चैनल हो सकता है, लेकिन वो पारदर्शी हो, सही आदमी पैसा लगा रहा है। कौन लगा रहा है उसके पीछे पैसा कौन लगा रहा है? चैनल तो कोई भी खोल सकता है, अजय उपाध्याय भी खोल सकते हैं, टाटा अंबानी भी, उनके ऊपर रोक नहीं हो सकती, खोल सकते हैं, उन पर रोक नहीं हो सकती। बड़े पूंजीपति पर आप ये नहीं कह सकते पैसा लगा रहा है, जो उसके पीछे पैसा लगाना चाहते हैं तो ही इज फ्री टू टेक इट। लेकिन अब हमने जो यहाँ पर आपको नाम गिनाए जिसमें शारदा का मामला है, पॉन्जी स्कीम का मामला है, या जो जेल खाने में बैठे हैं जी, यदि वो निकालना चाहें जी, या फिर मैं कहूंगा एक उदाहरण दूंगा। बीच में एक झारखंड के एक बड़े नेता जो जेल में थे, उन्होंने कहीं कहलवाया, वो तो 800-1000 करोड़ रुपए लगा तैयार है, लेकिन उनके साथ क्यों कोई करना चाहेगा? और क्यों ऐसे लोगों को लाइसेंस मिलना चाहिए जो जेल के अंदर बैठा बंद पड़ा हुआ है? इस पर रोक होना चाहिए जी। अब देखिए, जो सन ग्रुप के मामले के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए जब कोर्ट का डिसीजन आया इस संडे को। उस डिसीजन में कहा गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस अगर आपके पास नहीं है, वो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट जो है वो समझता है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो कितनी महत्वपूर्ण चीज है। 2G का आरोप है, कई तरह के आरोप लगे हुए हैं दयानिधि मारन के ऊपर, उसके बाद ये फैसला आया है, तो वो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हालांकि उनको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की मंजूरी है, लेकिन गृह मंत्रालय ने उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी तक नहीं दी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं सीधा रुख करता हूं विनोद शर्मा का, HT के पॉलिटिकल एडिटर है। विनोद शर्मा, आज एक हम बड़ी डिबेट कर रहे हैं कि आखिरकार कौन चला रहा है मीडिया। चैनल्स और न्यूज़पेपर जो है वो खुल तो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे किन का हाथ होता है? कई बार ब्लैक मनी लगी होती है, कई बार कोई पॉन्जी स्कीम का हिस्सा होता है। शारदा का मामला हमारे सामने आया, इसके अलावा हमारे पास कई सारे लगातार मामले हैं। हमने पर्ल ग्रुप का पॉन्जी स्कीम का मामला देखा। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए, इसको दो तरह से देखने की जरूरत है अमीश। पहली बात तो ये कि ये बात सच है कि हमारे मीडिया में बहुत सी डर्टी मनी इन्वेस्ट हुई है। रियल एस्टेट के बहुत से ऑपरेटर जो ओवरनाइट बना के पैसा टेलीविजन चैनल शुरू कर देते हैं और फिर बंद भी कर देते हैं। वो चैनल थोड़े दिनों के बाद बंद हो जाते हैं। और माजरत से, बड़ी इज्जत से कहना चाहता हूं कि बहुत से पत्रकार उसमें शामिल होते हैं बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे, और जब वो बंद हो जाता है तो फिर दूसरी चैनल की ओर हो निकलते हैं। मैं आपको कई नाम ऐसे दे सकता हूं, हालांकि हमको अपनी घर की गंदगी पब्लिकली नहीं धोनी चाहिए, लेकिन कई आपको मैं ऐसे नाम दे सकता हूं कि जिन पत्रकारों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं इसी प्रक्रिया में, लेकिन इसको हम अलग छोड़ते हैं। जी, आज ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। मीडिया लाइसेंसेस की नियम कानून ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। ये बात देखो अमीश, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना इस बात को। काफी हद तक देखिए, ये बात किसी भी ब्रॉडकास्टिंग या किसी भी टेलीविजन चैनल को शुरू करने के लिए या किसी भी अखबार को शुरू करने के लिए, देखिए, अनुमति चाहिए होती है सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स की। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स है, वो देता है। फिर INB मिनिस्ट्री है, वो तो उसके नीचे ही है, उसके तहत ही है, लेकिन वो FM चैनल्स के लिए अलग सिस्टम है, टेलीविजन चैनल्स के लिए अलग सिस्टम है। मैं ये इतना बताना चाहता हूं कि ये बात सच है कि अगर कोई सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है और वो लेजिटिमेट है, तो उस कंसर्न के चलते वो किसी भी कंपनी को क्लियरेंस नहीं देनी चाहिए। वेरी वैलिड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सरकारें किसी की नहीं होती अमीश, सरकारें किसी की नहीं होती। और अगर एक बार उनके मुंह खून लग जाए तो अच्छे चैनल को भी इस एक्सक्यूज पे वो दबा लेंगे उसका गला। जी, तो हमको ये डिबेट बहुत ही लेवल हेडेडली करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बीइंग अ रिस्पांसिबल मीडिया हाउस, इस डिबेट को हमने हाथ में पूरी अपनी नकेल नहीं पकड़ानी चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। लेकिन मीडिया लाइसेंसिंग के नियम स्ट्रिक्ट होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई शक और शुबा नहीं है। पुष्पेश पंत हैं मेरे साथ बने हुए, संतोष भारती हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, GVL है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता हूं, लेकिन क्विकली ब्रेक पर जाने से पहले मैं पुष्पेश पंत आपका एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में अगर हमें आगे बढ़ना है, यानी अगर हमको वाकई क्रेडिबल मीडिया चाहिए इस देश के अंदर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी है, तो मीडिया लाइसेंसेस उनके हाथ में देने चाहिए जो वाकई इसके हकदार हो,
या फिर वो उतनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो? हर किसी को नहीं मिल सकता। देखिए, मेरे ख्याल में विनोद बिल्कुल सही बात कह रहे थे। लाइसेंसिंग के नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हों, मगर वो लाइसेंसिंग दे कौन, ये किसी पॉलिटिकली इलेक्टेड बहुमत वाली या अल्पमत वाली सरकार के हाथ नहीं सौंपा जा सकता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओम्बुड्समैन, कहीं ना कहीं इस तरह की कोई चीज हो जो इस लाइसेंसिंग की ओवरसाइट करे। जी, ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद प्रियंका चतुर्वेदी के पास मैं सीधा जाऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा उनका क्या व्यू पॉइंट है। मैं ब्रेक लेता हूं। आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट और मैं हूं अमीश और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज हम डिबेट कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो टॉपिक बेहद गंभीर है। प्रियंका चतुर्वेदी है इस दौर में मेरे साथ, आलोक मेहता है, अजय उपाध्याय, पुष्पेश पंत, संतोष भारती और जीवीएल है। प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको वाकई लगता है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस को और सख्ती से देखना चाहिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी? एज अ ऑपोजिशन क्या आप डिमांड करते हैं कि वाकई जरूरी है देश की सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि मीडिया ओपिनियन फॉर्म करता है और जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने कुछ एग्जांपल जो आपको बताए, उसके अलावा जो आलोक मेहता ने बात बोली, जो विनोद शर्मा ने बड़ी वैलिड पॉइंट बोली कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके इन्फ्लुएंस पे चैनल चलते रहे। वो एक बहुत ही अलग डिफरेंट केस है। लेकिन लाइसेंस जब हम देते हैं तब सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत गंभीर होना चाहिए। नहीं, देखिए यहाँ पे दो मुद्दे आते हैं। जब हम मीडिया की बात करते हैं तो उसमें एक प्रिंट मीडिया भी एक माध्यम है जहां पे उनको लाइसेंसेस मिले हुए हैं, एस्टैब्लिश्ड मीडिया कंपनीज हैं जिनकी एड रेवेन्यू जो आती है मैं कहूंगी वो भी डूबियस है, जिसकी वजह से अगर हम कहें कि फ्री एंड फेयर मीडिया होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो चैलेंज को लेकर हो या रेडियो को लेकर हो या ब्रॉडकास्ट को लेकर हो, सभी होते हैं। दूसरी चीज, एक सेकेंड, एक मिनट अमीश जी एक सेकेंड, मुझे एक मिनट में पूरी बात कंप्लीट। प्लीज गो अहेड। नहीं, इस टॉपिक अगर मीडिया की लाइसेंसिंग की है और मीडिया की फ्री एंड फेयर जर्नलिज्म की है तो हमें सारे मुद्दे ध्यान में रखकर करने पड़ेंगे। दूसरी, हम ब्रॉडकास्ट की अगर बात करें, अगर हम कौन चला रहा करते हैं स्ट्रिंजेंट इन द सेंस, अगर हम कहें कि हायर एग्जैक्टली अभी वही मैं कह रही हूँ, प्रिंट में भी एक ग्रे एरिया है कि आपके एड रेवेन्यूज कहां से आ रहे हैं, कि आप आज रीडर को 2 रुपए या 3 रुपए में पेपर दे रहे हैं और आपकी एड कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सस्टेन कर रहा है, जिसकी वजह से फ्री एंड फेयर जर्नलिज्म की बात की जाए तो वो भी एक ग्रे जोन हो गया है। सेम ब्रॉडकास्ट में मैं कहूंगी कि अगर आप कहें स्ट्रिंजेंट मेजर्स होने चाहिए, आप फिर ये उल्टा दोष गवर्नमेंट पे लग सकता है कि एक जबरदस्ती की वॉचडॉग बन गई है। नहीं, वही मैं तभी आपको बोल रहा हूं, इट इज नॉट अबाउट द वॉचडॉग, इट इज प्रियंका आप मेरा सवाल, अमीश कैन आई कंप्लीट माय पॉइंट? यू कैन कंप्लीट योर पॉइंट। आई एम जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स मैम। हम जो डिबेट कर रहे हैं कि आखिरकार मीडिया रन कौन कर रहा है। इट इज नॉट अबाउट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज, इट इज नॉट अबाउट फ्री एंड फेयर जर्नलिज्म, इट इज अबाउट हु इज रनिंग द मीडिया। अब देखिए 27 चैनल बंद हुए हैं, लोग बेरोजगार हो गए। अब आप मीडिया रनिंग की बात कर रहे हैं। आपने 2 ऑप्शंस बताए, आपने 2 एग्जांपल्स दिए, एक सन टीवी का एग्जांपल दिया। मैं कहूंगी सन टीवी 20 साल से उसके पास लाइसेंस है और काफी देशों में ऑपरेट करा है, ना कि सिर्फ इंडिया में। दूसरी बात, अगर सन टीवी की ली जाए तो हाँ, अगर उन्होंने किसी तरीके के, हम देख रहे हैं कैसे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इसको लेकर टसल चल ही रहा है। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो अटॉर्नी जनरल ने भी जाकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफदारी करते हुए अपना केस पेश किया है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम अगर पर्ल ग्रुप की पॉन्जी स्कीम पे आप क्या कहेंगी? बैड मीडिया शारदा स्कैम पे आप क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि नहीं, मैं हर एक चीज में देखिए मैं हाँ, शारदा स्कैम की भी अगर बात करें तो अगर आप मतंग सिंह की बात करें, नहीं, मैं सिर्फ मतंग सिंह की बात नहीं कर रहा है कि उनको और उनकी वाइफ को ऑपरेशन लाइसेंस कब मिला था, सुदीप्तो सेन का इशू, लाइसेंस किस ईयर में मिला था। तो उस सवाल उठाने की जरूरत उस समय की है जिसमें सरकार किस पार्टी की थी। मैं इसमें पॉलिटिकल डिबेट नहीं करना चाह रही थी, मैं सुदीप्तो सेन की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी मैं डिबेट करूंगी कि आप टीएमसी के ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस मिला था। मैं आपसे मतंग सिंह की बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं, तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स का मैं आपको एक दूसरा काउंटर पॉइंट दे रही हूँ।
तो अगर हम बात करें मीडिया लाइसेंसिंग की या स्ट्रिक्ट करने की, हाँ ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, पर हमें देखना ये भी जरूरी है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है आज तो इतने सारे जो चैनल्स खुले हैं वो बेनकाब हो पा रहे हैं। तो अगर इसमें कोई ऐसे कंसेंसस मिलकर कोई एक स्ट्रिंजेंट एक्शन होता है तो मोर देन वेलकम होगा। और अगर टेलीविजन चैनल्स और ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स या प्रमोटर ग्रुप्स इसके साथ सहमत हैं तो इससे अच्छा और कोई बात ही नहीं होगी। ओके ओके ओके, मैं सीधा रुक करता हूं जीवीएल का। जीवीएल, लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं। आप देखिए पिछले 3 सालों में 27 न्यूज चैनल बंद हुए। यूपीए 1 में 127 न्यूज चैनल को लाइसेंस दिए गए, यूपीए 2 में 186 न्यूज चैनल्स को लाइसेंस दिए गए। 2014 के आम चुनावों से पहले 30 से ज्यादा चैनल शुरू हुए। अब देखिए कि हमारे यहां पर चैनल तो ऐसे खुल रहे हैं जैसे कि हम डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू यूज दिस। क्या आपको लगता है कि टाइम हैज कम कि मीडिया को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दें? क्योंकि मीडिया बहुत जिसको भी मीडिया लाइसेंस हम देते हैं रिस्पॉन्सिबली दें। हम किसी को भी अगर मीडिया लाइसेंस दे देंगे तो हाउ इट विल रन? अमित जी, सारे जो सवाल है इसके लिए कोई इजी आंसर्स नहीं है। उसके लिए एक बहुत गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको तुरंत कुछ सुझाव दे के हम क्योंकि ये पार्टी के स्तर पर चर्चा करना है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इसको चर्चा करने की आवश्यकता है। बट लेकिन सबसे बड़ा जो आज जो मेरे लिए जो एक चिंता का विषय है, मीडिया करप्शन। मीडिया भी अछूत नहीं है भ्रष्टाचार से। मीडिया क्रेडिबिलिटी काफी हद तक मैं समझता हूं। तभी तो सर हमने ओनरशिप का मामला उठाया है। इन तमाम लोगों पे करप्शन का तो आरोप है। नहीं, इसलिए फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप है। क्रिमिनल एक्टिविटी की बात लाइसेंस नहीं, मैंने पहले भी कहा कि कम लाइसेंसेस देने से ये जो हमने एक्यूमुलेट किया है ये इससे समाधान नहीं होने वाला है। और जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया की एपेक्स बॉडीज हैं और जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं, मैं समझता हूं वो काफी टूथलेस है। ऐसा कोई संस्था मुझे नजर नहीं आता जो सेल्फ रेगुलेशन में बहुत अपने आप को सक्षम साबित किया हो। तो मुझे लगता है ये चिंता मीडिया के लिए भी है। तो जो बड़े चैनल है, आपके जैसे बड़े पत्रकार है जो आपके पैनल में बैठे हैं, आप सबको बात करके कुछ समाधान खुद संस्था के, आपकी जो मीडिया प्रोफेशन की तरफ से भी, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि धक्का किसी को लग रहा है कि जर्नलिस्ट और मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो इसका समाधान करना बहुत ज्यादा एक प्रोफेशन के लिए बहुत। चलिए, पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे, पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और निभानी भी चाहिए। हमारा काम भी है कि नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, और जी मीडिया में हम इस पे बिलीव भी करते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट बात यह है कि क्या सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? कोई सरकार के भी हाथ में कोई इकाई तो हो जो कम से कम लाइसेंस आपसे कोई भी लाइसेंस मांगेगा, किसी के पास भी पैसे हो, क्या उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा? दैट इज द पॉइंट। जीवीएल नो, ऐसा नहीं है। बहुत आपने खुद देखा है पिछले 1 साल में बहुत ऐसे कम लाइसेंसेस दिए गए, उसके पहले ज्यादा दिए गए। हो सकता है उस समय, मैं इस पे कोई राजनीतिक कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, हो सकता है उस समय ग्रोथ पीरियड था और थोड़ा सेलेक्टिव होना। मीडिया को अगर आप ग्रोथ से कंपेयर करके देखेंगे और आप इसको एक अलग इकोनॉमिक पैरामीटर बना के इवेल्युएट करने लग जाएंगे तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मीडिया सेट्स द ओपिनियन ऑफ द कंट्री, इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन। एजेंडा डिरेल हो सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है मीडिया कौन चला रहा है। मीडिया वो आदमी रिस्पॉन्सिबल हो, कम से कम उसके ऊपर कुछ बड़ा आरोप ना हो, वो किसी घोटाले में ना फंसा हो, इसलिए महत्वपूर्ण है। ओके आलोक मेहता, क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू, देन अजय उपाध्याय। यू देखिए, मैं अभी जो बात पुष्पेश जी ने बहुत सही कही थी कि ओम्बुड्समैन हो, एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी हो जो ये कहे कि भाई इन लोगों को लाइसेंस देना ठीक है कि नहीं है, और उसके बाद मीडिया काउंसिल जैसी संस्था हो, प्रेस काउंसिल के पास भी दांत नहीं है, ठीक बात है, लेकिन वो ऐसा दांत नहीं हो जो किसी को नुकसान कर सके, मीडिया के फ्रीडम को। फ्रीडम नहीं हो, लेकिन फ्रीडम हो, लेकिन साथ साथ ऐसा फ्रीडम की कटौती नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में ये जरूरी है कि कौन लाइसेंस ले रहा है, कौन उसके साथ उसका दुरुपयोग कर रहा है, कौन क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए इसका उपयोग कर रहा है, उस पर अंकुश होना चाहिए। इसीलिए उस पर अंकुश होना चाहिए। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी के खिलाफ पहले से कोई ओम्बुड्समैन जैसी संस्था सरकार में से, जुडिशरी से कोई एक शामिल हो, प्रेस काउंसिल में भी जुडिशरी लोग रहते हैं, लेकिन साथ में इंडिपेंडेंट बॉडी हो। सरकार पैसा, क्योंकि सरकार ने एक बना दिया, इतना पैसा देगा उसको कर देंगे,
ये मेरा मानना है कि उस बारे में जरूर समीक्षा होनी चाहिए। और नरसिंह राव कहने बात ठीक है कि अब कंट्रोल हो रहा है, लेकिन ऐसा कंट्रोल ना हो कि जिससे कि फ्रीडम भी खत्म होती हो। ओके, अजय उपाध्याय, मैं सीधा आना चाहता हूं मतंग सिंह के केस के ऊपर। मतंग सिंह शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं। उनकी कंपनी लगभग उनकी जो मीडिया कंपनी है वो गिरवी पड़ी है, उन्होंने किसी के आगे गिरवी रख दी है। उसके अलावा हमने शारदा घोटाले की बात करी, हमने पर्ल ग्रुप के मामले की बात करी। क्या आपको लगता है इस माइक के पीछे तो जर्नलिस्ट होता है, लेकिन उस जर्नलिस्ट के पीछे कौन है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चैनल्स बंद हो जाते हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं और लाइसेंस किसी को भी मिल जाता है। फाइनल कमेंट ऑन दैट। बिल्कुल ठीक बात है। सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत टफ होनी चाहिए, जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है, दो चीजें हैं, एक जो मीडिया की विश्वसनीयता है और वो विश्वसनीयता आती है मालिकान के नियत से। अगर वो नियत साफ होगी, नियत अच्छी होगी, इसको एक कसौटी पे मापना होगा जी। बात जो अभी विनोद शर्मा ने शुरू की कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आंच ना आए, ऐसा ना हो कि इसके चलते कहीं ना कहीं जो बात हम सभी लोग कह रहे हैं कि इसके चलते कहीं ना कहीं ऐसी आजादी पे प्रभाव पड़े प्रेस की, जिसमें कि मालिकान अगर कोई भी चाहे तो वो अपना चैनल चलाना चाहता है। जी वो अपना 10 सेकंड की बात है। ओके, संतोष भारती, अ क्विक कमेंट, क्या आपको लगता है अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कुछ लोग मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू। इसमें कोई दो राय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कई सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और इससे बचने का एक ही तरीका है कि जहां सरकार के ऊपर हम विश्वास करें, उनकी जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर, वहीं हमको एक इंडिपेंडेंट, मैं इस राय से सहमत हूं कि मीडिया के लोगों की, संपादकों और विशेष संवाददाताओं की कमेटी होनी चाहिए, जिनकी राय भी बहुत साफ गृह मंत्रालय को सुननी चाहिए कोई भी परमिशन या अनुमति देने से पहले। ओके, मैं क्विकली रुक करता हूं पुष्पेश पंत का। पुष्पेश पंत, फाइनल कमेंट ऑन दिस डिबेट, क्लोजिंग रिमार्क्स एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, मुझे लगता है मुझे कमेंट्स की जरूरत नहीं है। मेरे ओम्बुड्समैन वाले स्वाधीन निर्णायक मंडल का समर्थन आलोक जी कर रहे हैं, अजय जी कर रहे हैं, संतोष भाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसी पर हमको समापन करना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट, बोल्ड डिबेट, एंड थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट कि आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू ऑल। तो ये थी आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट, बोल्ड डिबेट हम उसको बोलेंगे, कि मीडिया में रहकर मीडिया पर सवाल खड़ा करना हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज हमने कोशिश की है, और कोशिश ये आपके लिए, लोगों के स्वराज के लिए। एक समय था आजादी दिलाने के लिए, स्वराज दिलाने के लिए मीडिया की शुरुआत हुई थी, और आज समय है कि इस स्वराज पर लोगों का भरोसा रहे, हमारी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहे। उसके लिए जो व्यक्ति मीडिया चलाए वो कम से कम खुद तो साफ हो। अगर वो खुद घोटाले में गिरा है, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो खुद कोई पॉजी स्कीम चला रहा है, या फिर वो कोई फरार बिल्डर है, या फिर वो कोई चिटफंड चला रहा है, या फिर वो किसी घोटाले का आरोपी है, तो कैसे काम चलेगा? काम नहीं चल सकता, और काम चलना भी नहीं चाहिए। सरकार अगर अब नहीं जागी तो कब जागेगी? क्योंकि इसका इंपैक्ट और इफेक्ट कॉमन मैन यानी आम आदमी पर होता है, आप पर होता है, क्योंकि आप मीडिया से इन्फ्लुएंस भी होते हो, क्योंकि मीडिया ऐसी बातें रखता है। लेकिन मीडिया क्रेडिबल हो, इसके लिए जरूरी है उसका प्रमोटर भी क्रेडिबल हो, जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है वो भी क्रेडिबल हो। अगर वो क्रेडिबल नहीं होगा तो वो मीडिया हाउस कैसे क्रेडिबल होगा? इसलिए जरूरी है मीडिया के अंदर भी सफाई हो, और खास तौर पर वो लोग जो कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर रोक लगानी होगी, नहीं तो स्थितियां हाथ से निकल जाएंगी। हमने विदेशों में ऐसा होते हुए देखा है, और वो इस समय मौजूदा स्थिति में हमारे देश में भी जरूरी है। नमस्कार, टफ मीडिया लाइसेंसेस होने चाहिए।